All right, so let us start today's session with a quick recap of what we learned in the last session. पिछले लेक्चर में हमारा क्या हुआ था वो देखेंगे, then we will go ahead with new topic. तो पिछले सेशन में if you remember we started with forces between charges. तो forces between charges, और अगर आपको याद होगा forces between charges, force between any two charge is given by Coulomb's law. हमने पहले स्केलर फॉर्म देखा था. According to Coulomb's law, force between two charges is proportional to product of magnitude of the charges divided by, मतलब inversely proportional to square of distance between the two charges. Then force is equal to some constant k, capital K, Q1 Q2 by R square, ऐसा हमने लिखा था. Where k is constant of proportionality और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड. ऐसा सिस्टम में है, सीजीएस में है, उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी. ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन कि वो चार्जेस कौन से मीडियम में रखे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा. तो इन द लास्ट सेशन वी स्टार्टेड विद फर्स्ट डिफाइनिंग व्हाट इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस, एंड ऑफ कोर्स हमने स्केलर फॉर्म देखा था. वेक्टर फॉर्म हमको देखना बाकी है, दैट वी विल सी टुडे. देन इसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर अगर आपको याद होगा, और रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया था. और रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हमने पहले दो चार्जेस लिए थे, टू चार्जेस Q1 एंड Q2. ये Q1 और Q2 चार्जेस को they are separated by some distance r, and these two charges are initially kept in medium, some medium. तो उस मीडियम में इन दोनों के बीच में फोर्स था. फोर्स बिटवीन these two charges when kept in a medium was given by, अगर याद होगा तो 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. हमने epsilon को बोला था absolute permittivity of the medium, absolute permittivity of the medium, याद रखना. फिर हमने बोला कि इन दोनों चार्जेस को हम वैक्यूम में रखते हैं, तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन केप्ट इन वैक्यूम वाज 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, right, where epsilon 0 was permittivity of free space. Free space मतलब there is nothing, okay, या फिर in air also it is epsilon 0. तो उसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया था. So when you divide these two, force between two charges when in vacuum to that when they are in some medium, ये डिवाइड करने के बाद अगर आपको याद होगा तो बाकी सब तो कैंसिल होगा एक्सेप्ट फॉर आपको मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. इसको हमने बोला था रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. ओके, तो हमने रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दो तरीके से डिफाइन किया है. रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ absolute permittivity of the medium to that of permittivity of free space, correct? Then we actually compared कि क्या होगा after keeping two charges first in air or vacuum then in water. So as you can see, F vacuum by F medium is K. So force in vacuum, right, upon force in medium is equal to K. Therefore, force between the two charges when kept in some medium is force in vacuum upon K. फिर आपने बोला था कि let us keep these two charges in water, और force in water will be force in vacuum. K dielectric constant for water is 80. मतलब जितना फोर्स वैक्यूम में था उसका 1/80th, मतलब फोर्स अभी कम हो गया. किसका फोर्स कम हो गया? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन वाटर. मतलब व्हेन द चार्जेस आर केप्ट इन मीडियम, the medium tends to reduce the force between the two charges, correct?
यहां तक हमने कल देखा था। ओके, नाउ वी वांट टू गो अहेड एंड डिफाइन व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको याद होगा जब आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, डू यू रिमेंबर पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आई टोल्ड यू कि किसी भी कंडक्टर पे, टेक एनी कंडक्टर, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, कंडक्टर होगा, इस पे चार्ज अगर बढ़ाना है या चार्ज अगर कम करना है तो यू कैन ओनली इंक्रीज और डिक्रीज चार्ज by E or integral multiple of E, correct? Where E 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, right? So charge on electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, ठीक है, लेकिन how much is 1 coulomb? तो 1 coulomb हमको डिफाइन करना है, करेक्ट? जैसे if I ask you how much is 1 meter, आप बोलोगे 10 to the power 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज 1 सेंटीमीटर। कुछ तो स्टैंडर्ड चाहिए ना कंपैरिजन के लिए, किससे कंपेयर करोगे? जैसे आप पहला चैप्टर जिसने देखा है उसमें बेसिक्स मैंने बताया है कि मास को कैसे डिफाइन किया। पहले क्या किया था, 1 kg का मास का एक ब्लॉक बना लिया था, रॉड, उसको एक जगह पे रख दिया था, फिर उसके डुप्लीकेट बनाए थे। फिर अब रिसेंट डेफिनेशन ऑफ मास इज इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट। ओके, नाउ रिसेंटली वो भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है। एक आप इलेक्ट्रिकल बैलेंस लेते हो, एक साइड में 1 kg का मास रखते हो, दूसरे साइड में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसमें से करंट पास करते हो, फिर वो करंट की वजह से जो वेट है वो बैलेंस होता है। जितने करंट के लिए वेट बैलेंस हुआ उतने करंट को आप इन कंपैरिजन यूज करते हो टू डिफाइन 1 किलोग्राम, राइट? तो सिमिलरली 1 कूलम मतलब कितना, तो 1 कूलम का डेफिनेशन जो है वो हम कूलम्स लॉ से डिफाइन करेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो हम कूलम्स लॉ का ही यूज कर लेंगे टू डिफाइन हाउ मच इज 1 कूलम। वेल, अगर आपको याद है, एंड आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, if you have two charges q1 q2 kept in air, the force between the two charges is given by F equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. So we know that, when I say we know that, मतलब all of us know that, ऐसा assumption है मेरा। We know that force between two point charges Q1 and Q2 kept in vacuum or air, kept in vacuum at a distance r, is given by F equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r square. Let us say, हमें डिफाइन क्या करना है, 1 कूलम, करेक्ट? हम इसका उल्टा जाते हैं, हम बोलते हैं मान लो, लेट, ये चार्जेस जो है ये दोनों चार्जेस 1 कूलम है। हमको डिफाइन तो 1 कूलम ही करना है, लेकिन हम बोल रहे हैं लेट अस से Q1 Q2 is 1 कूलम, डिस्टेंस बिटवीन देम r is 1 मीटर, राइट? अगर ये Q1 Q2 और R की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देयरफॉर फोर्स बिटवीन देम मतलब बिटवीन द चार्जेस विल बी गिवन बाय, तो इफ यू हैव Q1 Q2 और R की अगर वैल्यू 1 होगी तो ये 1 और नीचे भी 1, मतलब क्या बचेगा, 1 upon 4 pi epsilon 0, राइट? ऑफ कोर्स फोर्स है तो न्यूटन में आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। अब आपको epsilon 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 power minus 12।
सम यूनिट्स, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ बट ऐसा यूनिट्स हो। ओके, यू कैन वर्क आउट यूनिट्स, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, बट देन आई वांट यू टू डू दिस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। तो कैसे फाइंड करोगे, क्या था फॉर्मूला, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इफ साइलन 0 को मैं लेके आता हूँ राइट हैंड साइड पे, फोर्स को मैं लेके जाता हूँ एप्सिलॉन 0 को लेफ्ट हैंड साइड पे, फोर्स को लेके जाता हूँ राइट हैंड साइड पे, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। करेक्ट, ये कुलम और कुलम है ना, मतलब कुलम स्क्वायर, फोर्स इज न्यूटन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया यूनिट, कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलम इंटू कुलम, कुलम स्क्वायर, फोर्स इज इन न्यूटन, न्यूटन, आर इज डिस्टेंस, मीटर, मीटर स्क्वायर, 4 और पाई तो नंबर है, नंबर का यूनिट होता नहीं, तो कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। करेक्ट, राइट। तो किसी को लिखना है कि नहीं अभी ये नहीं चलेगा, तो न्यूटन पता होना चाहिए, व्हाट इज न्यूटन, न्यूटन मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन पुट इट हियर आल्सो, कुलम स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर मतलब मीटर क्यूब, तो कुलम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम मीटर क्यूब वैसा भी चलेगा, बट आई प्रेफर राइटिंग दिस कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पता होना चाहिए आपको दैट दिस इज कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। गुड, यहां तक समझा। अब जब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, so force will be 1/4 pi into 8.85 into 10 power minus 12। ये सॉल्व करने के बाद, after solving this, you will get force equal to 9 into 10 power 9 न्यूटन। याद रखना कौन से सिस्टम में हम लोग, SI सिस्टम में फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, लेकिन मैंने Q1 Q2 और R को टेम्पररी 1 सेट किया है, राइट। तो फोर्स कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिला आपको 9 into 10 पावर 9। तो अगली बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है ये कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 9 into 10 पावर 9। करेक्ट, राइट, गुड। अब ये आ गया आपका 1 कूलम का डेफिनेशन। आप बोलोगे 1 कूलम का डेफिनेशन कैसे बन गया ये, सी व्हाट हैपेंड इज, कैसे बना, तो इंटरेस्टिंग, हमने इसको डिफाइन ऐसे किया, 1 कूलम ऑफ चार्ज is that amount of charge which when kept at a distance of 1 meter from the charge of the same type in air experiences a force of 9 into 10 power 9 न्यूटन। जल्दी समझ में नहीं आता है लेकिन इजी है। हमें क्या करना था, हमें 1 कूलम कितना यह डिफाइन करना था। करेक्ट, हमने क्या किया, हमने पहले बोला कि दो चार्जेस है, मान लो डिस्टेंस r है, तो दोनों में फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमको डिफाइन करना था 1 कूलम, हमने चार्ज को पहले ही 1 कूलम बोल दिया, तो चार्ज को हमने पहले ही बोल दिया इट इज 1 कूलम और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 1 मीटर। करेक्ट, राइट। Putting Q1 Q2 equal to 1 and R equal to 1, we get force as 9 into 10 power 9, right? फिर अब 1 कूलम को डिफाइन कैसे करोगे, आप बोलोगे 1 कूलम is that amount of charge, मतलब ये, okay, 1 coulomb is that amount of charge which when kept at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude, मतलब ये भी कितना चाहिए in air, ये एयर में था, हाँ एप्सिलॉन 0 मतलब एयर और वैक्यूम, राइट। सो इन एयर experiences a force of 9 into 10 power 9 न्यूटन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दो चार्ज है, दोनों को 1 मीटर पे रखा है, दोनों का चार्ज का वैल्यू 1 कूलम सेट कर दिया, तो फोर्स कितना है दोनों में 9 into 10 पावर 9। क्लियर।
तो 1 कूलम चार्ज कैसे डिफाइन करोगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज, ये चार्ज 1 कूलम कब बोलोगे? 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज which when kept at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude, मतलब ये भी 1 कूलम in air or vacuum should experience a force of 9 into 10 power 9 Newton. राइट? आगे डिफाइन करने 1 कूलम तभी बोलोगे जब दोनों 1 कूलम के होंगे और डिस्टेंस 1 मीटर होगा और दोनों में फोर्स 9 into 10 पावर 9 होगा, तो ही वो चार्ज को बोलोगे 1 कूलम. अगर यहाँ पे 8.9 आया, even then you cannot say that the charge is 1 coulomb. Condition number 1, both should be 1 coulomb, same magnitude, both should be kept at 1 meter. The force between these two must be 9 into 10 power 9, then this charge is 1 coulomb. तो हम लोग इसको लिख देंगे अब. So 1 coulomb of charge is that charge which when kept at a distance of 1 meter from another charge, लेकिन another charge कुछ भी नहीं चलेगा, another charge of the same magnitude या same value of the same magnitude in air or vacuum experiences a force of 9 into 10 power 9 Newton. So this is definition of 1 coulomb, right? Let us move to next topic now. If you remember, कल और आज का revision, this was scalar form of Coulomb's law, मतलब scalar form of force between two charges. Good. तो इसका मतलब अभी next in the line is vector form of Coulomb's law. So vector form of Coulomb's law. And interesting है, मैं हमेशा एक ही बात बोलता रहता हूँ, फिजिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करो तो ज्यादा इजी समझेगा. You see, हमें फोर्स का वेक्टर फॉर्म लाना है, तो सबसे पहले फोर्स दो चार्जेस में होता है, मतलब चार्ज नंबर 1 एंड चार्ज नंबर 2. गुड. इसको Q1 बोल देते हैं, इसको Q2 बोल देते हैं. दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोल देंगे R. So let us say this distance is R. Let us say this distance is R. Right? ये चार्ज नंबर 1 का लोकेशन 1, इसका लोकेशन मतलब एड्रेस 2 बोलना पड़ेगा ना, कहां पे? इट इज लोकेटेड एट पॉइंट 1, पॉइंट 2. राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज, अगर सेकेंड चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो फोर्स कौन लगा रहा होगा? Q1. राइट? तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज एट 1. पहले नोटेशन समझ लो. F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो फोर्स F12 मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. राइट? ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर. ओके. अब बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो आपको पता है. अगर ये वैक्यूम में है या एयर में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R², ये तो पता है. शिफ्ट डायरेक्शन. राइट? तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों पॉजिटिव है.
यस, गुड। पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन, वेरी गुड। तो फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे। कौन लगा रहा है? 1 उसको बोल रहा है जा, आई डोंट लाइक यू, गो अवे, गो अवे, आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गो अवे, गो अवे। कौन बोल रहा है गो अवे? किसको बोल रहा है? हाँ, तो डायरेक्शन क्या होगा? R12 कैप, 1 to 2। यूनिट वेक्टर याद है? यस। तो R12 कैप मतलब सिर्फ डायरेक्शन हो जाता है 1 से 2, तो दिस इज R12 कैप, करेक्ट, राइट। 2, 1 ने फोर्स लगाया 2 पे, एक्शन। 2 बोल रहा है बात नहीं करनी, मत कर, तू भी जा। समझ में आया? तू भी जा मतलब बोलेगा कि यू डोंट नीड मी, आई डोंट नीड यू, चाओ, बाय बाय। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज, ये सेम होता है, दिस इज सेम। किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2, तो 2 to 1 मतलब दिस इज डायरेक्शन R21 कैप, करेक्ट, राइट। इसको सिंपल करने के लिए एक ट्रिक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। चलो ठीक है, आपने पहले 2 ड्यू टू 1 देखा है तो कोई बात नहीं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R square R12 कैप, करेक्ट। और यहां पे था R21 कैप और ये एज इट इज था। मैं ऐसा करता हूं, व्हाट इज 2 into 3, व्हाट इज 3 into 2? तो Q1 लिखो पहले या Q2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? Q2 Q1 by, मतलब याद रहेगा यहाँ पे 1 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे 2 1 2 1, यहाँ पे 2 1 तो यहाँ पे 1 2 एंड 1 2। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, ओके, राइट, गुड। डू यू रिमेंबर नेगेटिव वेक्टर? वेक्टर्स में सेकेंड चैप्टर, जिनका नहीं हुआ डोंट वरी, जिनका हुआ है, डू यू रिमेंबर नेगेटिव वेक्टर? अगर हमारे पास एक, यस, अगर आपके पास एक वेक्टर है a बार और दूसरा वेक्टर है b बार विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ a बट अपोजिट डायरेक्शन, तो आपने लिखा था a बार इक्वल टू माइनस b बार। ये R12 कैप इज फ्रॉम 1 to 2 एंड R21 कैप इज फ्रॉम 2 to 1, मतलब आप लिख सकते हो R12 कैप इज माइनस ऑफ R21 कैप, राइट, गुड। तो यहां पे चेंज क्या होगा? यहां पे चेंज ऐसा होगा, F12 बार इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 मतलब Q2 Q1 by R square, R21 cap will be minus R12 cap, correct? सिर्फ R21 को R12 लिखा तो माइनस साइन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन था। यहां तक क्लियर? गुड। तो कैन आई टेक दिस नेगेटिव साइन कॉमन एंड कीप हियर आउटसाइड, मतलब यस, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R square R12 क्या था ये? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कपल फॉर्म, सिंगुलर नहीं होता, इट इज नेवर, यू कैनॉट हैव सिंगल फोर्स। तो अगर सेकेंड चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू 1 एक्शन, तो 2 उसको रिएक्ट करेगा, राइट। तो अगर F21 एक्शन है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो F21 बार विल बी इक्वल टू माइनस F12 बार। यहां तक क्लियर?
आई विल डू इट वंस अगेन, और एक बार हम देख लेंगे। हमें क्या करना था, हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना है। कूलम्स लॉ आपको क्या बताता है? कूलम्स लॉ गिव्स यू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो यू हैव टू चार्जेस, वन चार्ज इज Q1 सिटिंग मतलब मेरी आदत है ऐसा बोलने की, सिटिंग मतलब सिटिंग नहीं, सिटिंग मतलब इट इज लोकेटेड एट पोजीशन 1। फुल बोलोगे चार्ज स्टैंड भी होता है, सिट भी होता है, इट इज लोकेटेड एट, and charge Q2 is located at position 2. Okay, the distance between these two is R. I am intentionally drawing little bigger line over here. तो इन दोनों के सेंटर टू सेंटर वैसे पॉइंट चार्ज है, the distance is R. Okay, right. तो let Q1 and Q2 be 2-point charges. 2-point charges located at points 1 and 2. Let R be the distance between them. Distance between them. If the two charges are kept in air or vacuum, the force between them will be given by, you know what is force between them, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. ये मैग्नीट्यूड है, राइट, ये मैग्नीट्यूड है. Then you can say therefore force acting on charge Q2 due to charge Q1 is given in vector form as, मैंने अभी बताया, force on 2 due to 1 equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 square. अभी R12 लिखो मत लिखो चलता है, क्योंकि डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. तो R12 लिखो या सिर्फ R स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे फर्क पड़ता है, यहाँ पे क्या था, R12 कैप. वेयर, व्हाट वाज R12 कैप? डू यू रिमेम्बर? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2. सो R12 कैप अगर आपको याद होगा तो R12 कैप इज अ यूनिट वेक्टर directed from charge 1 to charge 2. Okay, so where R12 cap is a unit vector directed from Q1 to Q2, right? Clear यहाँ तक? अब आगे लिखना similarly force acting on, किस पे? अब on, ये किसका था? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इक्वल टू, ये सब लिखा. सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 is F12 बार इक्वल टू ये सारा का सारा एज इट इज. Okay, with just a small difference, and that is यहाँ पे this will be R21. Good. फिर आप बोलोगे R21 कैप क्या है? It is a unit vector directed from
2 to 1. So this is a unit vector that is from 2 to 1. Direction देख लो, correct. Force on 2 due to 1 is from 1 to 2. मतलब force on 2 due to 1 is this, and force on 1 due to 2 is from 2 to 1. This is force on 1 due to 2. ये बार लिखना पड़ेगा, not cap. कैप मतलब यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो पुट अ बार. पक्का समझा यहां तक? श्योर, गुड. तो यहाँ पे लिख देंगे हम वेयर R21 cap, where R21 cap is a unit vector from 2 to 1, from Q2 to Q1, right? But R12 cap is equal to minus R21 cap. Therefore, अभी क्या करोगे? ये लोगे, force on 2 due to 1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. यहाँ पे क्या था याद है क्या? R12 cap. इसको आप सिर्फ इतना चेंज करोगे, यहाँ R12 कैप को हटा के R माइनस R21 कैप लिखोगे, राइट? फिर आप इसमें सिर्फ इतना ही चेंज करोगे कि ये जो नेगेटिव साइन है उसको उठा के यहाँ पे बाहर लिखोगे, right? Then you will say, but wait a minute, this is nothing but F12. This is nothing but force acting on 1 due to 2. Therefore, F21 bar equal to minus F12 bar, right? Therefore, F21 is equal in magnitude but opposite in direction, क्योंकि वो नेगेटिव वेक्टर है. And therefore F21 bar and F12 bar form क्या बनाते हैं? Form action and reaction pair. Clear? Which means force in singular form does not exist. होता ही नहीं है. Even when you are sitting on the bench, आप बोलोगे gravity is pulling me down. That is why you are exerting a force on bench, and the bench is exerting reaction, normal reaction. तो जब भी आप weighing machine में खड़े हो जाते हो, बोलते हो I am 70 kilogram, that is not gravitational force. That is reaction of that weighing machine because you first put action. आप खड़े हो गए तो उस पे एक्शन लगा दिया, उसने रिएक्ट किया, और वो जो उसका पॉइंटर होता है वो रिएक्शन फोर्स बताता है, राइट? अगर आप मूविंग एलिवेटर्स में, लिफ्ट में, वेइंग मशीन पे खड़े हो तो टेम्पररीली आपको वेट कम दिखेगा और टेम्पररीली आपको वेट ज्यादा भी दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप और द लिफ्ट इज कमिंग डाउन, डिपेंडिंग ऑन whether there is acceleration or not. वो हम मोशन में सीखेंगे, राइट? तो फोर्स does not exist in singular form. It is always coupled, always and always. यहाँ तक clear? Good. So now, what is next? Next is a very interesting thing. Superposition principle. Principle of superposition. और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 11th प्लस 12th 3-4 जगह पे यूज होगा. इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत सिंपल सा आइडिया है. द आइडिया इज, अब तक हम लोग दो ही चार्ज की बात कर रहे थे, दो चार्ज.
What if I have n number of charges? Charge 1, charge 2, charge 3, charge 4, so on and so forth. So let us say I have this charge 1, Q1. Then I have charge 2, Q2. Then I have charge Q3. Then I have charge Q4. Then there are many other charges, n charges. Okay, total small n number of charges. So you have n number of charges. So now the question is, मैं ड्रॉ करके रख देता हूं, समझ लेना यहाँ पे n चार्जेस है, तो you will understand in a better way with this diagram. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे टोटल फोर्स कितना, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाला, फिर आपने बोला कि पहले पे ड्यू टू दूसरे की वजह से कितना फोर्स, दूसरे पे ड्यू टू पहले की वजह से कितना फोर्स. नाउ यू हैव so many charges. What is total force? That is given by principle of superposition. लेकिन terms and condition apply. Total force किस पे? तो सबसे पहले स्पेसिफाई करो किस पे, Q1 पे, Q2 पे, Q3 पे, किस पे. तो सबसे पहले यू हैव टू स्पेसिफाई कि टोटल फोर्स कौन से चार्ज पे निकाल रहे हो. लेट अस फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1. तो अगर ऐसा आपने बोला है तो डिस्टेंसेस डिफाइन करने पड़ेंगे. फिर आप बोलोगे R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2. So we will have to specify this. So R12 is the distance between first and second charge. R13 is the distance between first and third charge. R14 is the distance between first and fourth. R15 is the distance between first and fifth. R1n is the distance between first and nth. तो ये आ गया आपका R12, R13, R14 and R1. Right? So according to principle of superposition, total force acting on charge 1, और force क्या है, वेक्टर, तो वेक्टर is given by force acting on 1 due to 2. क्योंकि किस पे एक्ट हो रहा है फोर्स, 1 पे, तो पहले क्या लिखोगे 1, बाद में क्या लिखोगे 2, प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3, प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 4, प्लस जितने चार्ज होंगे उतने, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 5, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 6, सो ऑन सो फोर्थ, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज. और ये F12 बार, F13 बार, F14 बार, ये कहां से मिलेगा, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से मिलेगा. राइट? तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन क्या था, 2 to 1, Q2 to Q1. Force acting on 1 due to 2, force acting on 1 due to 2, direction was from 2 to 1, correct? Right? So force acting on 1 due to 2, direction is from 2 to 1. तो यहाँ पे ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, it will be this, away from 2 towards 1, correct? Force acting on 1 due to 3 will be from 3 to 1, something like this. Okay, तो मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा ना ये एरोस, otherwise there will be a lot of mess over here. तो anyways आप लिख सकते हो, therefore total force acting on charge 1 is 1/4 pi epsilon 0. assumption, ये सारे चार्जेस कहाँ रखे हैं, एयर में या वैक्यूम में. राइट? वो हम जब लिखेंगे तब देखेंगे, मैं अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को. तो डोंट वरी अबाउट दिस. अप टू दिस आवर राइटिंग वर्क इज डन, हियर ऑनवर्ड्स विल बी डन लेटर. सिर्फ समझ लो क्या था फॉर्मूला, Q1 Q2 by R12 स्क्वायर. अभी 12 लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी देयर आर मेनी डिस्टेंसेस इन्वॉल्व्ड. राइट? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन वाज R21 cap, plus force on 1 due to third charge
Q1 Q3 upon R13 square R31 cap plus 1 upon 4 pi epsilon 0 force on 1 due to fourth charge R14 square R41 cap plus 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 plus। अगर हमारे पास n चार्जेस है तो nth चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा 1/4 pi epsilon 0 Q1 Qn R1n square and then R cap will be from n to 1 Q1 Qn R1 n square, this will be R from n to 1 cap, right? इसमें से जो जो कॉमन निकल सकते हो निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? ओके, तो Q1 भी निकल सकता है ऑफ कोर्स, बट आई विल नॉट कीप दैट आउट फॉर सम रीजन, बताऊंगा बाद में। 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 का स्क्वायर R21 का कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31 का कैप प्लस Q1 Q4 R14 का स्क्वायर R41 कैप, so on so forth, करेक्ट। अभी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइंस्टाइन्स समेशन कन्वेंशन। अभी अगर मेरे पास ऐसा है 1 + 2 + 3 + 4 + 10,000, फिर हम लिखते बैठेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 लिखते बैठो। तो व्हाट वी डू इज सिंपल, क्या कर रहे हो आप? एडिशन, एडिशन उसको यूज करते हैं ये सिंबल समेशन। किस पे ऐड कर रहे हो? नंबर पे। नंबर्स को नाम दे देंगे, आपकी जो इच्छा हो वो दो, बट हम नॉर्मली आई यूज करते हैं। आई नॉर्मली आई कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। कहां खत्म हो रहा है? इसका मतलब पहले आई की वैल्यू 1 लो, राइट, फिर प्लस साइन डालो, फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ाओ 2, तो 1 + 2, फिर प्लस डालो, फिर 1 से बढ़ाओ मतलब 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 so on so forth, करेक्ट, राइट। यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? सबके बीच में प्लस है, प्लस है, प्लस, राइट, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन, राइट। अब क्या बढ़ रहा है? देखो Q1 तो Q1 है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, लेकिन क्या बढ़ रहा है? 2, 3, 4 ऐसा सब बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको, Q1 तो Q1 है, R1 स्क्वायर, हाँ ये 2, 3, 4 ऐसा बढ़ रहा था, राइट, और यहाँ पे R1 देखो 1, 1, 1, करेक्ट, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे I है ना, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I, तो समेशन किस पे? I पे। I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई? 2 से, कहां तक जाएगी? n तक, राइट, करेक्ट। इसके ऊपर 2p कैप, डन, राइट। Wait a minute, no, we are too wide. Listen, Q1 पहला टर्म Q, ओके, 2, 3, 4 मतलब I है क्या? I, ये 2, 3, 4, ऊपर भी 2, यहाँ भी 2, 3, 3, 4, 4, I, गुड। R 2, 1, 3, 1, 4, 1 मतलब RI1 क्या? करेक्ट है, राइट। वेट जस्ट अ मिनट, आई नो, यस, वेट, मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं। आई नो व्हाट यू आर सेइंग इज, आप मुझे ये बोल रहे हो कि यहाँ पे क्यू नहीं लगाया, करेक्ट, दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी, है ना। अभी भी खत्म कहाँ हुआ था? वेट अ मिनट, क्योंकि मैं थोड़ा नोटेशन चेंज करूंगा, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू वेट। तो नॉर्मली ये जो आपने लिखा 1, 1, 1 मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन ओनली फर्स्ट चार्ज। मान लो अगर मैंने बोला व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज, नोटेशन चेंज करने पड़ेंगे, राइट, है ना। फिर आप बोलोगे Q3 QI, राइट, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। तो ये गड़बड़ को सॉल्व कैसे करते हैं? दिस इज अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू टू डू टुडे। मैं कल बताऊंगा कि इसको 1
की जगह पे हम अभी हमने ऑलरेडी आई यूज कर लिया ना, तो यहाँ पे जे यूज करेंगे. Instead of 1 you will be using j. okay, so that is something. आज थोड़ा सा सोचो, इतना पहले देख लो, फिर मैं कल बताता हूं कि how to change this notation and how to solve the problem. Is this clear? So what is the total force acting on charge 1? It is force acting on charge 1 due to charge 2 plus due to charge 3 plus due to charge 4, so on and so forth. This principle is called as principle of superposition. So that's it for today. I will go into details of this tomorrow again with theory and with notation of sign of summation convention.